हेलो फ्रेंड्स, द लर्निंग इंडिया की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डीबीटी इन फर्टिलाइजर सब्सिडी फ्रॉम पायलट टू सक्सेस कि किस तरह से इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ग्रेजुअली यह पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले हम फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने नाम सुने होंगे नाइट्रोजन, पोटाश, फोस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनका एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में सोइल में होना जरूरी है, तभी अच्छी पैदावार हो सकती है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर का यूज इन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिकली ये जो तीन है, नाइट्रोजन, पोटाश एंड फोस्फोरस, इनके लिए कई बार शॉर्ट फॉर्म NPK यह भी यूज की जाती है। अब दोस्तों, फर्टिलाइजर काफी कॉस्टली होते हैं, फार्मर्स के लिए अनअफोर्डेबल होते हैं, तो इसलिए इन पर सरकार सब्सिडी अवेलेबल करवाती है। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि फर्टिलाइजर इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है सब्सिडी का। सबसे पहले तो है फूड सब्सिडी, उसके बाद में फर्टिलाइजर। मतलब सरकार सबसे ज्यादा फूड सब्सिडी पे खर्च करती है, उसके बाद फर्टिलाइजर पे करती है, तीसरे नंबर पे आता है फ्यूल। तो इन तीनों को 3F भी कहा जाता है। देखते हैं कि पुराना सिस्टम क्या था और डीबीटी आने के बाद में किस तरह से नया सिस्टम इवोल्व हुआ है। पुराने सिस्टम में इनिशियल 85 to 90% पेमेंट और यूरिया के मामले में 95%। दोस्तों, यूरिया नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइजर है, इज रिलीज टू द मैन्युफैक्चरर ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्टिलाइजर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो दोस्तों, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये तो है फर्टिलाइजर कंपनीज, इसके बाद में यह हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हर डिस्ट्रिक्ट पे फर्टिलाइजर को रिसीव करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। उसके बाद में होते हैं रिटेलर्स, जो डायरेक्टली फार्मर्स को फर्टिलाइजर सेल करते हैं, और अंत में हो गए फार्मर। तो यह पूरी सप्लाई चेन हो गई। पहले क्या हो रहा था, जब कंपनी से डिस्ट्रिक्ट के पास फर्टिलाइजर आया तो उसी समय फर्टिलाइजर सब्सिडी इन कंपनीज को पे कर दी जाती थी, और यह थी 85% to 90%। और जब डिस्ट्रिक्ट से इन रिटेलर्स के पास जाता और रिटेलर्स अप्रूव कर देते कि हाँ हमें फर्टिलाइजर मिल गया है, तो बाकी के बचे 10 to 15% कंपनीज को पे कर दिए जाते। तो यह सिस्टम था पुराना। इसमें सॉफ्टवेयर था MFMS, मोबाइल फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब क्या है, अब सिस्टम में कंपनीज डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटेलर को सप्लाई करेंगे, और जब रिटेलर फार्मर्स को रियल में सेल करेंगे उसके बाद ही सब्सिडी कंपनीज को जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सब्सिडी फार्मर्स को नहीं मिल रही, फार्मर्स को तो यहाँ पर फर्टिलाइजर मिलेगा सब्सिडाइज्ड प्राइस पर। सब्सिडी यहाँ पर कंपनीज के पास ही जाएगी। तो 100% पेमेंट ऑफ सब्सिडी टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स बाय द रिटेलर्स टू द बेनिफिशियरी। तो जब फार्मर्स रियल में फर्टिलाइजर को परचेज करेंगे उसके बाद सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को मिलेगी। पहले तो कंपनी जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को फर्टिलाइजर्स भेज देते वैसे ही उनको सब्सिडी मिल जाती। सेल ऑफ ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर टू द फार्मर्स और बायर्स विल बी मेड थ्रू पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस इंस्टॉल्ड एट ईच रिटेलर शॉप। तो दोस्तों, ये जो रिटेलर है इसके पास एक POS मशीन होगी। POS मशीन जैसे आप कई बार शॉप पर जाते हैं और अपने कार्ड को स्वैप करके पेमेंट करते हैं, तो वैसे ही POS मशीन इन रिटेलर्स के पास भी होगी। अब फार्मर इन रिटेलर्स के पास जाएंगे, इनको अपना आधार कार्ड या और दूसरी कोई ID दिखाएंगे, और उसके बाद में यह रिटेलर इनको फर्टिलाइजर दे देगा सब्सिडाइज्ड प्राइस पर। तो यह प्रोसेस रहेगी। अब दोस्तों, इस नए सिस्टम के और क्या फीचर्स हैं उन पर भी नजर डालते हैं। बायर्स आइडेंटिटी इज ऑथेंटिकेटेड। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिटेलर्स के पास गया और रिटेलर उनको सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दे देंगे। उनकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि क्या वाकई में वो फार्मर है या नहीं। इसके लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, वोटर ID कार्ड बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन है, किसान क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। लेकिन दोस्तों, इसमें आप एक पॉइंट को ध्यान रखिए कि आधार यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। हालांकि आधार को प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि आधार में जैसे लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड डाटा होते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड डाटा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी किसान के पास आधार कार्ड नहीं है, उसके पास और दूसरी कोई ID है, तो उसको भी फर्टिलाइजर के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जो डीबीटी इन फर्टिलाइजर है उसको नो डिनायल मोड पे लॉन्च किया गया है। ऑल द फर्टिलाइजर सेल ट्रांजैक्शंस आर कैप्चर्ड ऑनलाइन इन द इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, पुराने सिस्टम में तो जो सॉफ्टवेयर था वो था MFMS, यहाँ पर है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही किसी फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा है तो उसकी डिटेल इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सरकार के पास चली जाएगी, और एक वीक के अंदर अंदर जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको यह पूरी प्रोसेस ब्रीफ कर देता हूं। जैसे ही कोई फार्मर रिटेलर के पास जाता है तो अब उस रिटेलर के पास होगी एक POS मशीन।
इस पीओएस मशीन के थ्रू फार्मर का ऑथेंटिकेशन होगा। उस ऑथेंटिकेशन के बेसिस पर रिटेलर इस फार्मर को सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दे देगा। अब सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर जैसे ही फार्मर को सप्लाई किया जाता है तो इसका रिकॉर्ड इस IFMS में हो जाएगा और इसके थ्रू यह डिटेल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और गवर्नमेंट उतनी सब्सिडी 1 वीक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पे कर देगी। अब इम्प्लीमेंटेशन कि किस तरह से इस पायलट प्रोजेक्ट को ग्रेजुअली पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों यह इनिशियली 17 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ जिसको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें एक थी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल जिसका मेन मकसद था इम्प्लीमेंटेशन को देखना। इसी तरह से 24 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को भी स्टैब्लिश किया गया जिनका काम था इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको समय पर ही सुधारा जा सके। इसके अलावा एक हेल्प डेस्क भी थी जो मल्टीलिंगुअल थी ताकि अगर कोई दूसरी भाषा का व्यक्ति हो तो उसकी भी समस्या का निवारण किया जा सके। और अराउंड 4500 ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए गए ताकि जो रिटेलर्स हैं और फार्मर्स हैं उनको इसके बारे में एजुकेट किया जा सके। अब दोस्तों यह पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे रहा, तो इसमें कुछ नीति आयोग की फाइंडिंग्स थी। नीति आयोग का कहना था कि आधार का ऑथेंटिकेशन इतना ज्यादा रहा कि यह 99% से भी ज्यादा था। ट्रांजैक्शन टाइम भी इंप्रूव हुआ, 3 मिनट के अंदर अंदर 51% और 3 से 5 मिनट में 33%। तो ओवरऑल हम देखें तो 5 मिनट के अंदर अंदर 84% फार्मर्स को सेटिस्फाई किया जा सका, उनके साथ ट्रांजेक्शन किया जा सका। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इंप्रूव हुआ। इसके अलावा फार्मर्स का कहना था कि जो रिटेलर्स उनसे पहले ओवरचार्ज किया करते थे वह समस्या अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि अब पीओएस मशीन में जो भी पेमेंट होगा उसको रिकॉर्ड करना होगा और उसमें फिर रिटेलर ज्यादा प्राइस नहीं ले सके। दोस्तों यह जो डीबीटी इन फर्टिलाइजर है इससे कुछ बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है। जैसे इनमें सबसे पहला है कि यह ट्रांजेक्शन को डिजिटल बना देगा जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। बेनिफिशियरी फार्मर ड्रिवन सब्सिडी मैकेनिज्म, पहले क्या होता था जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाई करती थी उसके बेसिस पर सब्सिडी बनती थी, अब जितना फार्मर खरीदेंगे उसके बेसिस पर सब्सिडी बनेगी। आधार सीडेड डाटाबेस, तो अब दोस्तों आधार का यूज हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो एक आधार सीडेड या डिजिटल डाटाबेस बनेगा जिससे जो घोस्ट बेनिफिशियरी है मतलब जो रियल फार्मर्स नहीं है उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। मिनिमाइजिंग इलीगल डाइवर्जन ऑफ फर्टिलाइजर, दोस्तों पहले क्या होता था कि फर्टिलाइजर को नॉन एग्रीकल्चरल यूज जैसे काफी इंडस्ट्री हो गई, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गई, उनमें यूज किया जा रहा था। इसके अलावा फर्टिलाइजर को नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में भी इलीगल भेजा जा रहा था, तो इससे अब इस इलीगल डाइवर्जन पे लगाम लगेगी। बेटर सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, दोस्तों आधार कार्ड है उसमें एक फार्मर का लैंड रिकॉर्ड भी है, तो इससे उसकी लैंड के बारे में पता चलेगा और उसकी सोइल के बारे में पता चलेगा क्योंकि इसमें सोइल हेल्थ कार्ड भी इंक्लूडेड है, तो इससे सोइल हेल्थ मैनेजमेंट को और बेटर किया जा सकेगा। क्विक सब्सिडी पेमेंट टू द कंपनीज, दोस्तों कंपनीज को टाइम पर सब्सिडी का पेमेंट नहीं हो रहा था लेकिन इस डीबीटी में कंपनीज को वीकली सब्सिडी पेमेंट करने का प्रोविजन है। इट विल प्लग लीकेजेज एंड सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द एक्सचेकर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इलीगल डाइवर्जन रुकेगा, घोस्ट बेनिफिशियरीज को खत्म किया जाएगा, तो एक तरह से यह जो इलीगल सब्सिडी जा रही थी वो कम होगी, तो इससे हमारी सरकार का जो फंड है वो बचेगा जिसको दूसरे और प्रोडक्टिव कामों में यूज किया जा सकेगा। जनरेटिंग डाटा ऑन द यूसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो दोस्तों न्यूट्रिएंट्स कहाँ कितने यूज हो रहे हैं तो वो उसका पता चलेगा। और राइट यूज रेशियो, जैसे एनपीके के मामले में यह राइट रेशियो है 4:2 के, इसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। दोस्तों एट प्रेजेंट या पहले क्या हो रहा था, एनपीके का जो रेशियो है वो गड़बड़ा गया था, जैसे 16:8:1, कहीं पे नाइट्रोजन यूरिया ज्यादा यूज हो रहा है, कहीं पे कोई और दूसरा न्यूट्रिएंट ज्यादा यूज हो रहा है, तो यह जो आइडियल रेशियो है इसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। और दोस्तों जो पुराना सब्सिडी का सिस्टम था उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन नए सिस्टम में इन सभी को कवर किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि यह जो डीबीटी इन फर्टिलाइजर है ये और दूसरे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है। तो अगर हम डीबीटी इन मनरेगा की बात करें तो उसमें जो भी वेजेज है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए जैम ट्रिनिटी का यूज किया गया। पहल में जो गैस सिलेंडर्स हैं 12 सिलेंडर्स ए ईयर, तो इसकी जो सब्सिडी बनती थी वो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही थी। इसमें एक लिमिट दी गई कि जिस भी
व्यक्ति की इनकम 10 लाख से ज्यादा है उसको पहल सब्सिडी नहीं मिलेगी। डीबीटी इन केरोसिन, दोस्तों इसमें भी केरोसिन खरीदा जा रहा है, लेकिन जितना केरोसिन खरीदा जा रहा है उसकी सब्सिडी डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में दी जा रही है। लेकिन दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर सिस्टम है इसमें सब्सिडी फार्मर्स के पास नहीं जाकर कंपनीज के पास जाती है। तो यह सबसे बड़ा डिफरेंस है फर्टिलाइजर सब्सिडी के मामले में। अब दोस्तों फर्टिलाइजर सब्सिडी कंपनीज को क्यों दी जाती है, मैन्युफैक्चरर को क्यों दी जाती है, डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं की जाती? तो इसके पीछे भी कुछ वैलिड रीजन है। जैसे कि सबसे पहले तो मेनी फार्मर्स लेक कैपेसिटी टू पे लार्ज अमाउंट्स अपफ्रंट। अब दोस्तों मान लीजिए फर्टिलाइजर की प्राइस है 100 रुपीज और उसकी सब्सिडाइज्ड प्राइस है 60 रुपीज। तो हर फार्मर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 रुपीज को पे करे और बाद में 40 रुपीज के लिए वेट करे। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। दोस्तों फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बेसिस माना जाता है। तो अब किस फार्मर को कितनी सब्सिडी चाहिए? अब इसमें भी अलग अलग तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना यूज हुआ, तो सब्सिडी की अमाउंट को कैलकुलेट करना भी मुश्किल है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो इसलिए किस फार्मर को कौन सी कंपनी का फर्टिलाइजर जा रहा है वो भी बहुत मुश्किल है। केस ऑफ डीबीटी इन केरोसिन, दोस्तों केरोसिन में भी केरोसिन एज ए सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट दिया जा रहा था। तो उसमें कुछ पॉइंट्स नोट किए गए कि जब सब्सिडी को डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया या बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया तो क्या इश्यूज सामने आए। तो उसमें दोस्तों जिसको भी केरोसिन की सब्सिडी मिलनी थी उसने सिर्फ केरोसिन ही यूज किया, वो और दूसरे प्रोडक्ट पर नहीं जाना चाहता था और इस केरोसिन का मिसयूज भी होने लगा, जैसे कि डीजल को अडल्ट्रेट करने में। इसके अलावा दोस्तों रूरल एरियाज में बैंकिंग सिस्टम अभी भी पुअर है, सभी फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स भी नहीं है और दोस्तों यह भी पॉसिबिलिटी है कि जब डायरेक्ट केस दिया जाता है तो उसको और दूसरे कामों में जैसे शराब पीने में या और किसी चीज में मिसयूज किया जा सकता है। तो इन सभी रीजंस के चलते फर्टिलाइजर सब्सिडी मैन्युफैक्चरर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो इनमें जितने भी ये रीजंस हमने डिस्कस किए हैं ये लॉन्ग टर्म रीजंस नहीं है, ये शॉर्ट टर्म रीजंस हैं। धीरे धीरे इन सभी की काट निकाली जा सकती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन फर्टिलाइजर को इंश्योर किया जा सकता है। अब इश्यूज विथ न्यू सिस्टम। अब दोस्तों ये जो नया सिस्टम है यह फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी काफी इश्यूज सामने आए। जैसे सबसे पहले तो टेक्निकल इश्यूज पर अगर हम नजर डालें तो बायोमेट्रिक मिसमैच देखने को मिले, जिसमें सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट्स मिसमैच थे, ऑथेंटिकेशन फेलियर हुए, सर्वर डाउन टाइम, मतलब कभी पीओएस मशीन काम नहीं कर रही है। आप जाते हैं कई बार सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको सुनना पड़ता होगा सर्वर डाउन है, तो वही समस्या इसमें भी देखने को मिली। रूरल एरियाज में पावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पूरी नहीं है, तो जिससे भी काफी समस्याएं सामने आई। जो 60% रिटेलर्स थे उनका कहना था कि पीक सीजन में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई। पीक सीजन जैसे दोस्तों मानसून के समय पर एक साथ सभी फार्मर्स फसल बोते हैं, तो अब वहां पर फिर लंबी लंबी लाइनें लग गई। डीलर एट्रिशन, अब दोस्तों काफी डीलर ने इसका विरोध भी किया क्योंकि उनका मार्जिन गिर रहा था, उनको हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी और ज्यादा स्टाफ की जरूरत थी। अब हायर वर्किंग कैपिटल और स्टाफ की जरूरत कैसे हुई, क्योंकि एक पीओएस मशीन में काम निकल जाए यह जरूरी नहीं है। काफी रिटेलर को एक से ज्यादा पीओएस मशीन की जरूरत पड़ी, जैसे 2, 3, 4, 5, जबकि सिर्फ एक मशीन को ही फ्री में अलोकेट किया गया, तो दूसरी मशीन फिर उसके लिए एक आदमी की अलग से जरूरत है। तो इन सबसे जो डीलर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई। डिफरेंट सब्सिडी रेट फॉर ईच कंपनी। अब दोस्तों हर कंपनी की अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ कंपनी तो इसमें मैन्युपुलेट भी कर सकती है, तो यह भी सबसे बड़ी समस्या है। और दोस्तों हालांकि डीबीटी इन फर्टिलाइजर का एक मेन मकसद था कि कंपनीज को समय पर सब्सिडी का पेमेंट किया जाए, लेकिन दोस्तों कंपनीज ने यह कंप्लेन की कि सब्सिडी का पेमेंट उनको समय पर नहीं हो रहा डीबीटी के आने के बाद। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो जो पीओएस मशीन है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, उनकी बैटरी लॉन्ग टर्म हो, ताकि अगर मान लीजिए किसी गांव में एक दिन के लिए बिजली भी जाती है तो वहां की पीओएस मशीन इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। दोस्तों एक यह बहुत अच्छा सजेशन दिया गया है कि फर्टिलाइजर बैग के साथ आप फार्मर्स को ग्लोव्स भी दीजिए। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन में गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि यह कई बार देखा गया कि जो फार्मर फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसमें सही रहेगा। दूसरा, फार्मर्स की स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, जिसके लिए लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया जा सकता है, यूजर फ्रेंडली वीडियोस को यूज किया जा सकता
सकता है। रिड्यूसिंग द वेटिंग टाइम स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीजन, जो वेटिंग टाइम है उसको भी कम किया जाए। सब्सिडी डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, तो दोस्तों अल्टीमेटली सब्सिडी को डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। और अंत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी से भी बड़ा चैलेंज है फर्टिलाइजर खुद, क्योंकि फर्टिलाइजर का जब तक यूज होता रहेगा तब तक हमारी सोइल को, हमारी जमीन को नुकसान पहुंचता रहेगा। तो धीरे धीरे फर्टिलाइजर का यूज कम से कम किया जाना चाहिए, जिसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब फर्टिलाइजर डीबीटी 2.0, हाल ही में 10 जुलाई 2019 को एक न्यूज आई थी जिसमें सरकार ने यह प्लान किया था कि अब सब्सिडी धीरे धीरे फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों हो सकता है इसमें 1 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, बट सरकार ने यह निश्चित कर लिया है कि अब सब्सिडी धीरे धीरे फार्मर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए 3 स्टेप्स इनिशिएट भी किए गए हैं। सबसे पहला तो एक डैशबोर्ड होगा जिसमें फर्टिलाइजर की सप्लाई, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारे डाटा होंगे। दूसरा, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में इंप्रूव किया गया है, इसका एडवांस वर्जन लाया गया है जो कि मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी का होगा, मतलब जिसमें एक से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज की जा सकती हैं और आधार ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन का भी अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा है एक डेस्कटॉप पीओएस वर्जन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल लाई जा सकती है और यह है जो अभी पीओएस मशीन यूज हो रही हैं उनसे काफी बेटर सिस्टम है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।